Hello and welcome dear students to Utkarsh NEET JEE channel. I am Ronak and today is our third live session on integration and its application. Good morning all of you बच्चों. आज हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले है ना. कल और परसों के लेक्चर में हमने भी क्वेश्चन किए थे, कुछ कंसेप्ट भी सीखे थे. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. हमारा पहला क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है कि चार अलग अलग इंटीग्रल दिए हुए हैं आपको. फर्स्ट इंटीग्रल इज I1, that is integrating within the limit 0 to pi by 4 e raised to power x square dx. In second integral, limit is 0 to pi by 4 e raised to power x dx. थर्ड इंटीग्रल में I3 जो है that is defined as limit is from 0 to pi by 4 e की पावर x square cos x dx. और फोर्थ इंटीग्रेशन में हमारे को गिवन है e रेस टू पावर x स्क्वायर के साथ में sin x dx. और चार ऑप्शंस हमारे पास में वहां दिए हुए होंगे. उन चार ऑप्शंस में हमारे को क्या दिया हुआ होगा, इनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इनइक्वालिटी लगा के इनको अरेंज किया हुआ होगा और हमें बताएंगे भैया कौन सा करेक्ट है. तो ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है. बिना ऑप्शन के आपको क्या करना है, इन चारों का कंपैरिजन करना है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों. तो बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं हम. दिया हुआ भले ही इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, लेकिन जब हमें एस्टिमेशन करना होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू का तो हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम उसका एस्टिमेशन करते हैं एरिया वाले कंसेप्ट से. क्योंकि हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल a से b तक किसी भी फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है मेरे पास में fx का x एक्सिस के साथ एरिया आ जाता है x बराबर a से x बराबर b तक. तो वही चीज है यहां पर हमें एस्टिमेशन करना है I1, I2, I3, I4 को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, इनइक्वालिटी लगा के. तो कैसे हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए हमारी अप्रोच ये रहेगी भैया e रेस टू पावर x की बात करें अपन तो e रेस टू पावर x जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर e रेस टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. पता है अपने को, सभी को पता है बच्चों को. ठीक है, अब लिमिट मेरे को दे रखी है बच्चों 0 से पाई बाय 4. तो 0 से पाई बाय 4 जो होता है, पाई बाय 4 1 से थोड़ा सा छोटा होता है ना, क्योंकि पाई हो गया 3.14. तो पाई बाय 4 इज स्लाइटली लेस देन 1. ठीक है, मतलब लिमिट 0 से 1 के बीच में लिमिट मान सकते हैं अपन लगभग. ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेट यदि अपन करते हैं तो I2 जो होगा, I2 मीन्स ये वाला एरिया जो है मेरे पास में, दैट इज I2. दिस एरिया इज I2. I2 क्लियर है. I2 तो ये एरिया हो गया. अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है ना. एनी आप बताइए कैसे क्या होगा, मतलब इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान है. देखते ही हम एनालिसिस कर सकते हैं. सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है ना. तो कैसे सोचना है देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ लिमिट मेरे पास में एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है. सबसे छोटा बता रहा है बच्चा I4, I4 से बड़ा I2 है ना, I2 से बड़ा I3 और I3 से बड़ा, सबसे बड़ा उसने I1 बताया है ना, I1 बताया. बहुत जल्दी किया है, एक्यूरेसी नहीं है लेकिन गलत है बच्चों. ठीक है, हाँ. तो इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. आपने क्वेश्चन दिया मैंने और मतलब विद इन 90 सेकेंड आप आंसर दे रहे हो. इतना हमारे को जेई में भी ज़्यादा टाइम मिलता है सोचने के लिए. एक्यूरेसी होनी जरूरी है. कैसे सोचना है ध्यान से सोचो. ई रेस टू पावर x का ग्राफ आपके सामने पड़ा है और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है तो पहले इन दोनों को अपन इग्नोर करते हैं. पहले I1 I2 में देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है. ठीक है, I1 I2 में अपन यहाँ पर चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो मुझे एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में यदि मेरा x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यदि मेरा x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो x और x स्क्वायर में यदि अपन कंपैरिजन करें तो कौन बड़ा कौन छोटा है ना. तो हमें पता है कोई भी नंबर मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसको स्क्वायर करने पे वो छोटा हो जाता है. तो मतलब मैं कह सकता हूं बिटवीन 0 to 1 है ना, x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर. नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, e की पावर x एक बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन है
और यदि x x स्क्वायर से बड़ा है तो e की पावर x स्क्वायर से बड़ा होगा, और e की पावर x यदि बड़ा होगा तो एरिया किसका ज्यादा होगा, I2 के नीचे वाला या I1 के नीचे वाला। ऑब्वियस सी बात है I2 वाला एरिया जो है डेट इज ग्रेटर देन I1 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा साहब। ठीक है, बच्चों ने दो बच्चों ने आंसर दिए थे और अपने आप आंसर उन्होंने क्या किए, डिलीट कर दिए, क्योंकि दोनों के बच्चों के आंसर गलत थे। ठीक है, हाँ डिलीट मत किया करो भैया। इधर देखो आप, अब हमें कंपेयर करना है तो हमने देखा e की पावर x स्क्वायर जो है I1 I2 से तो छोटा ही है। अब इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया है साइन से और कॉस से, और साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। तो जब दोनों 1 से छोटे हैं, ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कौन सी क्लास का है, अरे ये इंटीग्रेशन आपको करने नहीं है, ये जेई में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, इसकी एस्टिमेशन करनी है हमारे को। तो अब हम देख रहे हैं e की पावर x स्क्वायर, तो चलो एरिया आ गया। अब मैंने e की पावर x स्क्वायर को यहां पर क्या किया है, cos x और sin x से मल्टीप्लाई किया है। तो एक बच्चे ने और टेरन जो है दैट इज 2 1 4 एंड 3, I2 लेस देन I1 देन I4 देन I3। अभी देखते हैं, बिल्कुल सही है आपका शायद। तो यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर के मल्टीप्लाई 1 से किया है, और यहाँ e की पावर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है साइन और कॉस से। तो ऑब्वियस सी बात है साइन कॉस 1 से छोटे हैं, तो ये दोनों I1 से तो छोटे ही होंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो मेरे को पता है बिटवीन 0 टू π/4 cos is greater than sin, मीन्स ये मेरे पास में बड़ा है साइन से, तो I2 देन I1 देन I3, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो मेरा I4 हो जाएगा। अभी भी टेरन जो है थोड़ा सा शायद आपने गलत किया है, टेरन ने सबसे छोटा टेरन बता रहे हैं I3 छोटा नहीं होगा बच्चों, है ना, I4 सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर को cos x से मल्टीप्लाई किया है I3 में और sin x से मल्टीप्लाई किया है I4 में। तो बताओ बिटवीन 0 टू π/4 sin छोटा होता है बच्चों, cos बड़ा होता है। sin तो 0 से 1/√2 लाई करता है और cos 1/√2 से 1 लाई करेगा। तो जब मैंने छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आपका गलत है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा हो जाएगा मेरा I2 e⁻x का इंटीग्रेशन जो है 0 से π/4 के बीच में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास में क्या हो जाएगा I1, बिल्कुल। अब I1 से छोटे I3 I4 दोनों हैं, तो इनमें कंपैरिजन करेंगे तो साफ मेरे को साफ दिख रहा है सबसे छोटा कौन होगा, I4 ही होगा बच्चों, I3 नहीं होगा, है ना। आप वापस करेक्ट करें, मैंने अब जितने भी मेरे को बच्चे आंसर दिए हैं, 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने ये गलती की है, I3 को उन्होंने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। I3 छोटा नहीं होगा, I4 इज लेस देन I3, इन दोनों में ध्यान रहे, I4 इज लेस देन I3 बच्चों, क्लियर। क्योंकि बिटवीन 0 टू π/4 मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल sin x की वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है cos x से, तो e की पावर x स्क्वायर sin x की वैल्यू छोटी होगी e की पावर x स्क्वायर cos x से, तो उसका इंटीग्रेशन भी छोटा होगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था बेसिक एक इंटीग्रल की वैल्यू एस्टिमेट करनी थी एरिया के हिसाब से, तो इंटीग्रेशन करना ही करना है इसमें हमें केवल यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि किसका एरिया ज्यादा होगा और किसका एरिया कम होगा। नेक्स्ट x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, देन इंटीग्रेट विद इन द लिमिट 0 टू x 2 रेज टू पावर t अपॉन 2 रेज टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ t dt। तो अब x क्या होगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, x हो सकता है सपोज मेरे पास में 53.4, तो अब 53.4 है, कुछ भी हो सकता है वो 15 16 कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है x। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं इसको, लिमिट तो 0 से x तक ही रहने दो। यहां पर ये जो है मेरे पास में ऊपर है न्यूमरेटर में 2 की पावर t, डिनोमिनेटर में मेरे पास में 2 रेज टू पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ t, बेस सेम है और डिवीजन में दिया हुआ है। तो बच्चों ये तो बहुत है कि बेस सेम है और प्रोडक्ट में होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ t dt। क्लियर है, व्हाट इज एनी नंबर माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेरे पास में इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x, सॉरी 0 से x तक लिमिट 2 की पावर t का फ्रैक्शनल पार्ट और dt। क्लियर है,
नाउ फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही आया मेरे पास में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी मींस क्या हो गया बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जैसा 0 से 1 तक, वैसा ही 1 से 2 तक, वैसा ही 2 से 3 तक। तो जब पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है तो मजूरी नहीं करनी है, क्योंकि जैसा 0 से 1 तक चलेगा वैसा ही 1 से 2 तक भी चलेगा और वैसा ही 2 से 3 तक भी चलेगा, सेम एरिया आएगा। तो इसको अपन बार बार इंटीग्रेट करने के बजाय, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी प्लस 1 से लेकर 2 तक 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी। ऐसे करते करते अब मेरे पास में इंटीजर क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और लोअर लिमिट आ गई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 तक 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डी टी प्लस इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से लेकर एक्स तक, क्या हो जाएगा 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितना 0 से लेकर 1 तक डेफिनेट इंटीग्रल करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरे पास में 1 से 2 तक 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी की भी आनी है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी जैसा 0 से 1 तक चल रहा है वैसा ही वो 1 से 2 तक भी चलेगा ना। तो एक जैसा ही ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कुछ ज्यादा बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता। जैसा जितना एरिया इस इंटीग्रल का है उतना ही एरिया इस इंटीग्रल का भी है और उतना ही एरिया इस इंटीग्रल का भी है। तो इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है मैं इसको ऊपर से वापस कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिएगा। मैं इसको यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स टाइम्स 0 से 1 तक 2 की पावर टी डी टी प्लस ये मेरे पास में हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से एक्स तक, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से लेकर एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तक। समझ रहे हो, ये क्या हो गया मेरे पास में, ये जो भी x है ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिख सकता हूं बच्चों, है ना। अगेन इट इज 2 की पावर t dt। क्लियर है, ये एक्सप्रेशंस आना जरूरी है ना। ये इसको मैंने कैसे लिखा है, तो बच्चा ने एक आंसर भी दिया है 1/2n इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है ना। तो 2 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 2 की पावर t का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन लॉग a। तो 2 की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास में 2 की पावर t अपॉन लॉग 2। लिमिट लग गई 0 से लेकर 1 तक और बाहर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पढ़ाइए प्लस 2 की पावर t अपॉन लॉग 2। लिमिट लग जाएगी यहां पे मेरे पास में 0 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तक। नाउ इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 दैट इज 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। तो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन लॉग 2 प्लस 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन लॉग 2। सो करेक्ट आंसर इज, डिनोमिनेटर में तो मेरे पास में log 2 बड़ा ही है, ऊपर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास में आएगा log 2 ln2। बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि पीरियोडिक फंक्शन है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी भी है, इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t देन 0 से n t तक fx का जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम क्या लिखते थे, n टाइम्स 0 से t तक fx dx। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन यदि आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीजें। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, वही इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर ही। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में 1 से लेकर 4 तक ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब मेरा x 1 से 2 लाई कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो एक जैसा ही है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 1। 2 से 3 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हमें ज्यादा मजूरी नहीं करनी है, जितना शॉर्ट हो पाए हम उतना शॉर्ट कर पाएंगे। पीरियोडिक फंक्शन है, फायदा उठाएंगे। और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो प्रॉपर्टी होती है, कभी x होती है, कभी x माइनस 1 होती है, कभी x माइनस 2 होती है, तो काफी लेंदी बन जाएगा।
काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 से 2 तक कराऊंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x-1, इंटीग्रल पार्ट x की जगह 1। 2 से 3 तक करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x-2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 2। तो वो क्या होगा, बैठेगा नहीं, बिल्कुल ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे इतना पता है कि विद इन द लिमिट 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही है। देखो आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो बच्चों, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, देखिएगा ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा फील करना ग्राफ को आप। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x जैसा ही चलता है, पर 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 हो गया तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ग्राफ बनेगा मेरे पास में 0 से लेकर 1 तक 1 जैसा। ठीक है, और 1 पर, एग्जैक्ट 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 से 2 तक चलता हूं मैं, सपोज 1 से 2 तक चलता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो तो x जैसे ही रहा, लेकिन ये 1 हो गया तो ये y बराबर x ही रहेगा भैया। 2 से 3 तक ये x² हो गया, और 3 से 4 तक ये x³ हो गया। समझो, देखो फील करो चीजों को आप, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो y बराबर x ही है हर बार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ देखे, ये पीरियोडिक फंक्शन y बराबर x, फिर x-1, फिर x-2 पर नीचे आता रहेगा, ठीक है ना। y बराबर x तो ऊपर जाता है, ये नीचे आता रहेगा। अब बिटवीन 0 to 1 इसकी पावर 0 हो गई तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 हो गया, इसलिए सेम जैसा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था वैसा ही रहेगा। ठीक है, 2 से 3 तक उसका स्क्वायर कर लेंगे तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 3 से 4 तक उसका क्यूब कर लेंगे और नीचे हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों, यहां पर प्रॉपर्टी लगाने के बजाय मैं एक काम करता हूं, मैं इन सबको उठा के 0 से 1 के बीच में ले आता हूं, तो एरिया तो उतने ही रहेंगे ना। तो बार बार अलग अलग लिमिट लगा के बार बार इंटीग्रेट करके लिमिट नहीं लगाना है, क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना है। मेरा जो समझाने का तरीका है वो मैं आपको ये कह रहा हूं, भैया मैं इसको 0 से लेकर 1 तक, है ना, 1 से 4 तक जाना है तो 0 से 1 तक, ये जितना 1 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन है दैट इज 0 से 1 तक x का इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन हो गई x-1, लेकिन इसको 1 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दूंगा तो ये x बन जाएगा। इसको 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दूंगा तो ये x² बन जाएगा। तो इट इज x प्लस x² प्लस x³ dx, खत्म। समझ रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी से कर लेंगे और आंसर हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चे ने निकाल भी लिया है, 13/12 बता रहा है, देखो वेरी गुड। तो x का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास में x²/2, x² का x³/3 और x³ का x की पावर 4/4, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आंसर आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, एलसीएम आ रहा है मेरे पास में 12 आ गया, तो मेरे पास में 6 प्लस 4 प्लस 3, that is 13/12 is the correct answer, yes, है ना। आई होप आपको अप्रोच पता लगी होगी कैसे करना है आगे, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं करना है हमें। जहां तक हो सके कोई भी एरिया का क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से करोगे इजीली सॉल्व हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है इंटीग्रेशन इसका, है ना। नेक्स्ट, हाँ, इसका भी आंसर मैं बिल्कुल ये इस तरह की उम्मीद रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि जल्दी से आप इसका आंसर बिना कुछ पेन चलाए एकदम आसानी से सोच के भी निकाल सकते हो। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट की प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन बड़ा इजी है ये, है ना। -1 से 1 की लिमिट में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डेफिनेट इंटीग्रेट करना है हमारे को, है ना, -1 से 1 की लिमिट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, -1 से 1 की लिमिट में, तो मेरे को ये पता है भैया कि कोई भी वेरिएबल प्लस इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट यदि मैं लेता हूं तो इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर, है ना। इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकाला जा सकता है, बिल्कुल। इंटीजर को मैंने क्या किया, यहां पर इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकाल दिया। तो अब देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें ये भी एक इंटीजर है, फिर ये वेरिएबल का इंटीग्रल पार्ट एक इंटीजर है, फिर एक वेरिएबल,
का इंटीग्रल पार्ट एक इंटीजर है। तो यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। देख के घबराना नहीं है, क्या तीन तीन इंटीग्रल पार्ट अंदर डाल दिया, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों इसमें। इंटीग्रल पार्ट के अंदर से इंटीजर को चुपचाप बाहर निकाल लो। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं x का इंटीग्रल पार्ट, है ना, ये पूरा के पूरा क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकाल दिया मैंने, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रल पार्ट। अब जो काम मैंने किया वो वापस मैं कर रहा हूं, देखिएगा मैंने क्या किया, यहां पर इस इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया मेरा 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है ना, आंसर दे रहे हैं इसका 3। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। काफी जल्दी आंसर दिया है अशोक कुमार जी ने। तो यहाँ पर -1 से लेकर 1 तक है, तो क्या मैं इस चीज को, इसको ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, प्रॉपर्टी में तो कोई गलती लग नहीं रही है, और पुट भी करके देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। सपोज मैंने x की वैल्यू रखी 0.8, तो साहब ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 आना चाहिए, बिल्कुल 0.8 पे 0 आ रहा है। मैंने x की वैल्यू रखी -0.2, तो ये कितना हो गया मेरे पास में, -0.2 रखने पे ये हो गया -1। ठीक है, फिर ये हो गया -1.2 का इंटीग्रल पार्ट -2, फिर ये हो गया -2.2 का इंटीग्रल पार्ट -3, बिल्कुल यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा मेरे पास में -1 से लेकर +1 तक 3 बाहर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है बच्चों, गलती की है अशोक कुमार ने एक, बिल्कुल गलती की है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स -1 से 0 तक, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा -1। ठीक है, और अपने पास में 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास में 0 हो गया, और -1 से 0 तक -1 का इंटीग्रल पार्ट करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -3 आएगा, 3 नहीं आएगा। आंसर इसका कितना आएगा, -3। बच्चों, जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात होती है तो x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, और जब एरिया बोले फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व, तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से नहीं चलना है। ऊपर वाला नीचे वाला एरिया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, नीचे वाला एरिया है भी तो वहां मॉड लगाना है, क्योंकि ओवरऑल एरिया चाहिए मेरे को, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल में तो मेरे पास में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर तो अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया हमारे पास में नेगेटिव है। कब, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, लेकिन एरिया बोलता है एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व, तो उसमें अपने को पूरा एरिया लेना है, और ये जनरली गलती करते हैं बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल लगा देते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल लगाने के बाद में नेगेटिव एरिया जो है वो उसमें से कम हो जाता है और आंसर गलत आ जाता है। तो बिल्कुल जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है उसका एरिया निकाल के मॉड जरूर लगाना है। ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे जहां गलती होती है, अभी देखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है मेरे को, -1 से 1 की लिमिट में x² प्लस x -3 का फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, -1 से 1 की लिमिट में x² प्लस x -3 के फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेट इंटीग्रेट करना है। जल्दी से ट्राई करें इसको आप, 1 मिनट चैट का। जी बच्चे, -1 से 1 की लिमिट में x² प्लस x -3 के फ्रैक्शनल पार्ट का अपने को इंटीग्रेट करके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बतानी है। जल्दी से ट्राई करें इसको आप।
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अब एक मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इंटीग्रल पार्ट में से इंटीजर को बाहर निकाल दिया था, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट में से इंटीजर को हम गायब भी कर सकते हैं, है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे यहां पर मैंने देखा था, वैसे ही यदि मैं बोलता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, है ना, तो या माइनस इंटीजर, तो इसमें इस इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में से गायब ही कर दो, केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। समझ गए ना, इंटीग्रल पार्ट में से इंटीजर बाहर आ जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट में से इंटीजर गायब हो जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न में मेरे को यहां पर दिया हुआ है -1 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैं -3 को इसमें से गायब भी कर सकता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। तो -1 से 1 की लिमिट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट dx, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं साहब, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 0 पे, और -1 पर ये 0 हो रहा है, ये हो गया मेरा यहां पर -1, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और -1/2 पर इसकी वैल्यू हो कितनी रही है, -1/2 इसका वर्टेक्स है, पैराबोला बनेगा, और -1/2 पे इसकी वैल्यू होगी 1/4 -1/2, है ना, मतलब -1/4 इसकी वैल्यू होगी। अब आप देखिएगा करना क्या होता है अपने को फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ये -1/2 यहां पे कहीं ना कहीं 1 होगी ये, है ना, और कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 तक, 1 पर इसकी वैल्यू होगी 2। सही बात है ना, चेक कीजिए बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज द पॉइंट व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो सिंपली इट इज एक्स बराबर आइधर नेगेटिव वाला, और मेरे को रूट लेना ही नहीं है, ठीक है, तो -2 रखूंगा तो भी मेरे पास में क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये -2 है, लेकिन मेरे को तो इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है -1 से 1 तक, तो दिस इज द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू एक्स बराबर 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac/2a, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, √5 -1/2, दिस इज द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू √5 -1/2। ठीक है, ये मेरे पास में 0 है ही है। अब आप देखिएगा करना क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी लगानी है बच्चों, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी लगानी है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी लगानी है, बिल्कुल लगा देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी, दिस इज x, है ना, ये हो गया मेरे पास में x प्लस 1, ये हो गया मेरे पास में x -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी ये है कि यदि आपका x -1 से 0 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूं -1 से 0 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कब है, -1 से 0 के बीच में है, जब खुद x भी -1 से 0 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी -1 से 0 के बीच में है। तो मैं यहां लिख सकता हूं -1 से 0 तक, -1 से 0 की लिमिट में, है ना, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें 1 जोड़ दो, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस, आगे हम चले तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में कब है, जब मेरा x 0 से √5 -1/2 के बीच में है। तो जब मेरा x 0 से √5 -1/2 के बीच में है, तो 0 से √5 -1/2 के बीच में यदि x लाई कर रहा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो बिल्कुल यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देंगे हम, ठीक है, प्लस अब आप देखिए √5 -1/2 यदि x की वैल्यू लाई कर रही है √5 -1/2, तो इस दरमियान फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो 1 से 2 के बीच में है, तो -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। क्लियर है,
तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ भी है। यहाँ लिमिट है -1 से 0, यहाँ है 0 से √5 - 1/2 और यहाँ है √5 - 1/2 से 1। तो क्या मैं डायरेक्टली 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल है तो एरिया नेगेटिव भी लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर -1 से 0 तक 1 का इंटीग्रेट अलग करना पड़ेगा और √5 - 1/2 से -1 का इंटीग्रेट अलग करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जब आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप अपने लिमिट भी यहाँ पर चेंज करें, ठीक है। हाँ, आज शायद मेरे को चैट आपके दिख नहीं रहे हैं तो जो आपकी रिस्पॉन्स है मुझे पता नहीं चल रहा है कौन क्या आंसर दे रहा है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। प्रॉपर्टी लगा के पहले डेफिनेट इंटीग्रल में ही हेराफेरी करनी है और फिर हमें क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंटीग्रल पार्ट है। लिमिट दिया हुआ है मैंने 1 से लेकर 10 तक, है ना। विद इन द लिमिट 1 to 10 यू हैव टू इवेल्युएट सेक इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से ट्राई करें इसको आप। वन से 10 तक सेक इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट जीआईएफ प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जीआईएफ, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है क्या सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ, है ना। थोड़े से आइडिया तो है ही है बच्चों, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के जीआईएफ का ग्राफ बनेगा कैसा। देखिए वो आपको मैंने जब कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात चलती है तो मैंने बताया था साइन, टेन और कोजेक, इनके रेंज होते हैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इन तीनों के ग्राफ एक ही पर्दे पे बनाए थे अपन ने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी क्रैश कोर्स की सेशन थी उसमें बनवाए थे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वापस रिकमेंड करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला आप वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोजेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एक साथ बनवा के बताया था, कोई गलती नहीं होगी। फिर मैंने बताया था उसी प्रकार से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई में रेंज देता है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो बिल्कुल ये होता है मेरे पास में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। यहीं पर यदि मेरे को क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स बनाना है तो भैया जहां कॉस इनवर्स खत्म हो रहा है वहां पकड़ के इसको ऐसे मोड़ दो और इसको ऐसे मोड़ दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। और यहीं पे यदि मुझे कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए आपको मैंने कहा था भैया जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है उसी को पकड़ के ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब हमारे पास में क्या लिमिट दी हुई है बच्चों, हमारे पास में लिमिट दी हुई है 1 से लेकर 10 तक। तो ये मेरा 1 और आगे कहीं ना कहीं यहां पे 10 आना है। 1 से 10 तक किस किस का इंटीग्रेशन है, सेक इनवर्स एक्स के जीआईएफ का प्लस कॉट इनवर्स एक्स के जीआईएफ का। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा। तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 कब हो रही है देखते हैं अपन। तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 चाहिए मेरे को, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये y बराबर 1 है। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, कहीं ना कहीं तो होते ही होंगे यहाँ पे। खैर बराबर से मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो ये मतलब है कि जब सेक इनवर्स एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा उसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं सेक इनवर्स एक्स 1 कब होगा, सेक 1 पे होगा बच्चों। सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 इंप्लाइज एक्स बराबर सेक 1। तो 0 से सेक 1 की लिमिट में ये तो 0 हो गया है ना। और सेक 1 से 10 ले जाते हैं अपन, सेक 1 से 10। सेक 1 से 10 तक, ठीक है। सेक 1 से 10 तक चूंकि ये कहीं ना कहीं 1 होगा, 1 होगा कब, x बराबर सेक 1 पर। तो सेक 1 से 10 तक सेक इनवर्स x का इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा। प्लस प्लस अब आप देखिए इसकी बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये 1 कब हो रहा है, कॉट 1 पर हो रहा है। और कॉट 1 बच्चों 1 से तो बड़ा ही है क्योंकि कॉट पाई बाय 4 1 होता है ना।
कॉट पाई बाय 4 1 होता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स. 1 का हो रहा है पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 पे कॉट एक्स 1 हो रहा है, तो 1 पर क्या होगा? 1 पर वो, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट 1. तो कॉट 1 की वैल्यू क्या है? कॉट 1 की वैल्यू 1 से छोटी है. सही बात है. तो कॉट 1 इसके कहीं ना कहीं 1 से तो आगे ही रहेगा. तो कॉट 1 पर ये 1 हो रहा होगा. समझ गए मेरी बात को? आप देखो, फील करो चीजों को. मैंने कॉट का ग्राफ बनाया इधर, ठीक है, और मैंने देखा अच्छा पाई बाय 4 रखता हूं, तो पाई बाय 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? पाई बाय 4 पे कॉट पाई बाय 4 होता है 1. ठीक है. और यहां पर मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कॉट इनवर्स एक्स 1 कब है? तो मैंने देखा x बराबर कॉट 1 पर 1 होगा. अब मेरा यही चीज है कि 1 जो है और कॉट 1 जो है, उसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ना? तो कॉट 1 और 1 में बड़ा कौन और छोटा कौन? तो भैया कॉट 1 की वैल्यू क्या होती है? पता नहीं क्या होती है, लेकिन हाँ, कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो कॉट पाई बाय 4 1 है, तो कॉट 1 पाई बाय कॉट 1 की वैल्यू 1 से छोटी होगी. कॉट 1 की वैल्यू 1 से छोटी होगी. तो कॉट 1 1 से छोटा होगा. इसका मतलब ये 1 से लेकर 10 तक जो है, ये तो जीरो ही हो गया बच्चों. ये तो जीरो ही हो गया. कारण क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना. ये अपने को बेवकूफ बनाने के लिए दिया है कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पार्ट. आप बहुत ही बेहतरीन चीज देखो, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स. कॉट एक्स का ग्राफ है ये. अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर मैं रखता हूं पाई बाय 4. पाई बाय 4 पर वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को? 1. और जब मैं रखूंगा 1, तो 1 रखने पे वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 1 रखने पे वैल्यू मिलेगी मेरे को कॉट 1. फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर डेट कॉट 1 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स की जो मेरे पास में ग्राफ चल रहा है, इट बिकम्स 1 व्हेन एक्स इज कॉट 1 मींस लेस देन 1 बच्चों. तो कॉट 1 पर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 होती है, और कॉट 1 से आगे कॉट इनवर्स एक्स जो है वो 1 से छोटा है. तो 1 से 10 के बीच में भी कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? 1 से 10 के बीच में भी कॉट इनवर्स एक्स 1 से छोटा होगा. और 1 से छोटा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा 1 से 10 की रेंज में. तो ये तो 0 ही हो गया. और यहां पर सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था, सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में हमने देखा 1 से सेक 1 तक ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा. और सेक 1 से 10 तक सेक इनवर्स एक्स 1 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा, मतलब 1 से बड़ा है. 1 से बड़ा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो केवल ये दिखने में अपने को लग रहा है भयानक सा, और बच्चे इसमें गलती भी करते हैं. कॉट 1 कॉट पाई बाय 4 में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसका आंसर आएगा केवल क्या? 10 माइनस सेक 1. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 10 पाई नहीं आएगा बच्चों, 10 माइनस सेक 1. 10 पाई नहीं आएगा, 10 माइनस सेक 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ये 1 से 10 की लिमिट है. 1 से 10 की लिमिट में कॉट इनवर्स एक्स केवल दिखाने के लिए, डराने के लिए हमारे को दे रखा है. इसका कोई रोल ही नहीं है. क्योंकि 1 से 10 की लिमिट में आपने अभी देखा 1 से 10 के बीच में कॉट इनवर्स एक्स क्या है बेचारा? 0 से 1 के बीच में ही है. तो जब 0 से 1 के बीच में ही है तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही हो गया. तो केवल हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स ही बचा, और उसमें भी 1 से 10 की लिमिट है. तो 1 से सेक 1 तक वो 0 हो गया. केवल सेक 1 से 10 तक ये सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है. तो इसका इंटीग्रल पार्ट की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. और 1 का इंटीग्रेशन x लिख के मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लूंगा, है ना. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. देखो, नेक्स्ट आ गया एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया. ठीक है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? y बराबर कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स और y बराबर x माइनस पाई. y बराबर कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स और y बराबर x माइनस पाई का आपको क्या करना है? एरिया बताना है एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, दीज टू कर्व्स. जल्दी से करो इसको आप. करो इसको. y is equals to cos inverse of cos x and y is equals to x minus pi का मॉड. करते हैं अपन. देखो,
y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स। इसका ग्राफ बनाना भी मैंने सिखाया था। कोई भी, चाहे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो, चाहे कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स हो, टी इनवर्स टी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स टी का कोई भी ग्राफ हो, अपनी रेंज में y बराबर x बना दो, ठीक है। तो कॉज इनवर्स ऑफ कॉज x की रेंज होती है कॉज इनवर्स की 0 से पाए, तो 0 से पाए में तो ये y बराबर x बनेगा ही। उसके बाद में इस तरह से आप लाइनें बनानी है, दिस इज 2 पाए, दिस इज 3 पाए, देन इट इज 4 पाए और चलता रहेगा। दूसरा ग्राफ है मेरे पास में बड़ा सिंपल, x माइनस पाई का ग्राफ इस पैटर्न का बन जाएगा, x माइनस पाई का ग्राफ इस पैटर्न का है, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का ग्राफ ऐसा है। तो दोनों का जो बाउंडेड एरिया है बच्चों ये वाला है, ठीक है। इसका एरिया हमें निकालना है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये मेरे पास में बिना इंटीग्रेशन के यदि एरिया निकालना है तो देखो ये चार अलग अलग ट्राइंगल्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 से पाई है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, हाफ इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया मेरे पास में, पाई स्क्वायर बाय 8। तो पाई स्क्वायर बाय 8 हाफ इंटू पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 8 एक ट्राइंगल का एरिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू पाई स्क्वायर बाय 8, करेक्ट आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, एरिया एंक्लोज्ड बाय द लूप y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। इस लूप का एरिया निकालना है, y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे परेशानी होती है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, लिमिट कहां से कहां तक लेनी है और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, कि लिमिट कहां से कहां तक लेनी है और इसका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, किसका इंटीग्रेट करना है और ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैसे एनालाइज करना है, ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ के लिए हमें पहले यहां पर देखना है इक्वेशन को, LHS वाली जो इक्वेशन है मेरी वो है y माइनस साइन इनवर्स x का परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। सिंस LHS is always positive, so for the function to be defined, RHS must be greater than 0. If LHS is positive and RHS is negative, तो इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए पहली कंडीशन तो हमारी क्या लग गई कि x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स मेरा x जो लाई करेगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा बस, है ना। मतलब दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन x लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और साइन इनवर्स x को भी दिक्कत नहीं है। नाउ अब मुझे ये पता है कि ये y जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स x प्लस माइनस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और x बराबर 0 रखने पर भी ये हो गया मेरे पास में 0, और 1 रखने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, ये तो 0 ही हो गया, साइन इनवर्स 1। तो ये 0 पर y की वैल्यू प्लस माइनस वाला जो आगे वाला जो मेरे पास में दूसरी इक्वेशन है, ये 0 पे भी 0 हो रहा है, 1 पे भी 0 हो रहा है। मतलब ये इस प्रकार का एक कर्व बन रहा होगा। एक तो होगा मेरे पास में साइन इनवर्स x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास में बन जाएगी साइन इनवर्स x माइनस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और मेरे को यदि एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, कोई भी क्लोज्ड लूप क्लोज्ड कर्व बन रहा है जो शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है मेरे पास में, विद इन द लिमिट ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन माइनस नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन, ऐसे ही हम एरिया निकालते हैं। तो यहां पर मेरे पास में जो दो कर्व है, एक है साइन इनवर्स x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है साइन इनवर्स x माइनस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर वाला कर्व कौन सा हो रहा होगा, ऊपर वाला कर्व हो रहा होगा मेरा साइन इनवर्स x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इज द कर्व जो इसके नीचे लाई कर रहा होगा। तो दोनों के बीच का एरिया यदि निकालूंगा तो मैं इजीली यहां पर कह सकता हूं कि विद इन द लिमिट 0 to 1 ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन इनवर्स का टर्म तो मेरा कैंसिल ही हो गया, और मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस 2 टाइम्स ऑफ रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर।
समझ गए? अब आप देखो लगभग मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करके चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर आएगा, है ना? इंटीग्रेट भी कर ही देते हैं। देखो ये क्या हो गया मेरे पास में, देखिएगा ये हो गया बच्चों टू टाइम्स इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1, है ना? ये जो मेरे पास में रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर को आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर को जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहां पर 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट? या 1/2 हो जाएगा, सॉरी, है ना? सॉल्व करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गए, इसका माइनस एक्स माइनस बार पड़ा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है ना? नाउ ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया हमारे पास में, है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x/2, यूं का यूं, है ना? प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या है? 0 से लेकर 1 तक है और 2 टाइम्स कर देना है मेरे को। तो बिल्कुल अब अपन जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में अपर लिमिट लगाने पर साइन इनवर्स 1 π/2, तो 2 टाइम्स ऑफ π/16, समझे? x की जगह 1 रखा और जब लोअर लिमिट रखूंगा मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास में ये तो 0 ही हो गया और ये हो गया मेरा माइनस π/2, तो अगेन इट इज माइनस π/16। तो ये हो गया मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ π/16 प्लस π/16 π/8। भैया π/4 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज π/4। यस, क्लियर है? तो बड़ा आसान सा है, कोई भी लूप बनता है तो हमें क्या करना है, लूप का इंटीग्रेट कैसे करना है, ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन माइनस नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और अपन करते हैं पहले, फिर अपन वापस दूसरे क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए इस तरह का मैंने आपको एक लूप और दे दिया, वहां पर तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इजीली हमने पता लगा दिया एक्स की लिमिट और सब कुछ इजीली हम फाइंड आउट कर चुके थे। पर यहां पर मेरे को दिया हुआ है कि एरिया एंक्लोज्ड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 1, है ना? तो अब हमें यहां पर ये पता लग रहा है इट इज ए 2 डिग्री कर्व है 2 वेरिएबल में, है ना? कोनिक सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो कोई भी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। इट मे बी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेल्टा तो इसका 0 नहीं है ना? ए बी सी प्लस 2f/g/h जो हम करते थे, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है। तो अब हमने देखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो या तो पैराबोला होगी या एलिप्स होगी या हाइपरबोला होगी। जो हम कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो तो एलिप्स और एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो अपने पास में एच स्क्वायर, हाँ एलिप्स, ठीक है? तो यहां पर मैं देख रहा हूं इसका एच कितना है, इसका एच है मेरे पास में 2, तो एच स्क्वायर हो गया 4 और ए बी हो गया मेरे पास में 9, तो एच स्क्वायर जो है वो ए बी से छोटा है। यस इट इज एन एलिप्स, इतना तो मुझे पता लग गया, इट इज एन एलिप्स। ये ग्राफ एक एलिप्स का बनेगा। अच्छा, एलिप्स का बनेगा तो हमारे को क्या करना है, y बराबर fx के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखो इसके सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स है, मैं आपको एक एक करके सारे मेथड शेयर करता हूं, ठीक है? मजा आएगा आपको। इंटीग्रेशन से थोड़ा क्वेश्चन टफ पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पहले इंटीग्रेशन का मेथड बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा बिना इंटीग्रेशन के अपने इस एलिप्स का एरिया कैसे निकालना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पहली ऑब्जर्वेशन में मेरे को यहां पर पता लग रहा है कि दिस इक्वेशन जो कर्व है दैट रिप्रेजेंट्स द कर्व ऑफ एन एलिप्स। अब जब ये एलिप्स का अपने पास में इक्वेशन है तो एलिप्स का सेंटर क्या होगा, तो किसी भी कोनिक का सेंटर निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो इसमें x वाला कोई टर्म ही नहीं है, x वाला टर्म ही नहीं है, सारे 2 डिग्री के टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 इक्वेशन मिलेगी मेरे को। पहली इक्वेशन मेरे पास में हो जाएगी
एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन भी होगी एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन होगी तो इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन होगी और ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो मिलेगा ही नहीं मेरे को, क्योंकि इसके अंदर x का कोफिशिएंट नहीं है, y का कोफिशिएंट नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ दिस एलिप्स कहां है? सेंटर ऑफ दिस एलिप्स इज एट ओरिजिन। अब एलिप्स की बात आती है ना बच्चों, तो हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ एन ऑब्लिक एलिप्स। ये ऑब्लिक एलिप्स है, तो ऑब्लिक एलिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन से यदि मेरे को एरिया निकालना है तो भी मैं निकालूंगा, और बिना इंटीग्रेशन से एरिया निकालना भी आपको सिखाऊंगा। पहले बने रहिए आप, इधर ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास में जो इक्वेशन है, ये एक मैं सपोज करता हूं y में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूं, तो ये हो गया मेरा 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो गई मेरी 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x स्क्वायर बराबर 1। ये मेरे पास में 3x माइनस 1 बराबर 0 लिख देता हूं। चलो, y में एक क्वाड्रेटिक बना दी। नाउ द वैल्यू ऑफ y मींस fx क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू fx बराबर श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? देखो, पिछला जो क्वेश्चन था ना मेरे पास में, सेम उसी पैटर्न का प्रश्न बन रहा है। ये देखिए, पहले मैंने यहां पर क्या किया था, यहां पर भी मैंने जो y की वैल्यू थी वो थी साइन वर्स x प्लस कुछ, और एक कर्व था y बराबर y का साइन वर्स x माइनस कुछ, ठीक है। तो लिमिट लगा के ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करके मैंने बहुत इजीली इसको क्या किया था, एरिया निकाल दिया था। तो सेम अप्रोच में यहां लगा रहा हूं बच्चों, सेम अप्रोच में यहां लगा रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में माइनस का 2x प्लस माइनस रूट में मैंने ऊपर से 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास में यहां पर क्या बच जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 3। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो लिमिट कैसे निर्धारित करनी है। तो देखो, ये रूट के अंदर वाली जो चीज है ना, ये जीरो कब हो रही है? देखो, तो ये जीरो हो रही है मेरे पास में प्लस माइनस रूट 3/5 पे। तो इसका जो इंटीग्रेशन से मेरे को एरिया निकालना है वो निकाल दूंगा मैं माइनस रूट 3/5 से प्लस रूट 3/5 तक, है ना। सेम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पता होगा आपको। देखिए, यहां पर लिमिट क्या ली थी मैंने, देखो रूट के अंदर वाली चीज जीरो कब हो रही है? तो रूट के अंदर वाली चीज जीरो हो रही थी मेरे पास में 0 पे और 1 पे, तो लिमिट हो गई थी 0 से लेकर 1 तक। ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन माइनस नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन करा तो मेरे पास में एरिया आ चुका था। तो यहां पर भी सेम अप्रोच मैं कर रहा हूं। 3 माइनस 5x स्क्वायर जीरो कब हो रहा है? वो हो रहा है मेरे पास में प्लस माइनस रूट 3/5 पे। तो माइनस रूट 3/5 से प्लस रूट 3/5 तक मेरे को इंटीग्रेट करना है, और ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करूंगा तो ये माइनस 2x/3 तो मेरे पास में कैंसिल ही हो जाएगा। इट बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ रूट में 3 माइनस 5x स्क्वायर dx। आई होप इजीली इंटीग्रेबल अब आप कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला बन गया रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बिना इंटीग्रेशन के भी इसका एरिया कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता रहा था। तो देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चों, ये तो मुझे पता लग गया कि ये एक ऑब्लिक एलिप्स है। कैसा है? ऑब्लिक एलिप्स। ऑब्लिक एलिप्स होगा, तो ऑब्लिक एलिप्स भले ही बना होगा, मैं जानता हूं एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी। तो इसका मतलब ए हो गया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब सेंटर से एलिप्स की किसी भी पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है डेट इज ए, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और सेंटर से एलिप्स के किसी भी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस जो है
वो होती है मेरे पास में बी, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस ए और बी यदि मुझे पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, एलिप्स का एरिया सीधा लिख दूंगा पाई ए बी। क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा कैसे मेरे को एलिप्स का एरिया निकालना है। तो मेरे को यहां पर ये तो पता है इट इज एन ऑब्लिक एलिप्स। ऑब्लिक एलिप्स है तो कैसा भी हो सकता है। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, पोलर कोऑर्डिनेट में चला जाता हूं। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, है ना। थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया एंगल और आर हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एलिप्स है तो ओरिजिन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी ए और ओरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज बी। तो मैं यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाता हूं। तो मैंने पूरी इक्वेशन में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्स को लिख दिया आर कॉस थीटा, y को लिख दिया मैंने r sin थीटा। तो बच्चों जैसे ही मैंने x को r cos थीटा और y को r sin थीटा लिखा है, मेरे पास में आ जाएगा यहां पर r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा मतलब 3। यहां पर आएगा r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा और साथ में पड़ा होगा 4। आर स्क्वायर जब मैंने कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा 4 cos थीटा sin थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 cos थीटा sin थीटा को 2 टाइम्स ऑफ 2 cos थीटा sin थीटा हो गया sin 2 थीटा, है ना। इसको ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां r cos थीटा, जहां जहां y है वहां वहां r sin थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट में ले जा रहा हूं मैं सारा कर्व। तो मेरे पास में ये वाली इक्वेशन जो है इस प्रकार के फॉर्म में बन जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरे पास में 1/3 प्लस 2 साइन थीटा का रूट प्लस माइनस के साथ में, लेकिन आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस है ना। तो मैं ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है बताओ। ए जो होगा दैट इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट इज आर्म एक्स, ठीक है। और बी जो होगा दैट इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस दैट इज आर मिन, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। क्योंकि ऑब्लिक एलिप्स है, एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर है, तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी उसकी सेमी मेजर एक्सिस। तो बताओ भैया आर मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मतलब 1। क्यों? क्योंकि जब sin 2 थीटा -1 होगा, sin 2 थीटा -1 होगा तो r क्या हो जाएगा मेरे पास में, 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और r की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 है। और sin 2 थीटा 1 कब होता है भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर जो भी रखो आप। ये मुझे पता लग गया है, r मिनिमम हो गया 1/√5। क्या हो गया, 1/√5। तो बच्चों जब मेरे को a पता लग गया है, b पता लग गया है, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा मेरे पास में पाई ए बी। Answer will be pi by √5, 100% definitely. Area of ellipse is pi by √5. कुछ इंटीग्रेशन का नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इंटीग्रेशन से, है ना। मेरे को यदि ये थोड़ा सा हिंट लग जाए, देखते ही पता लग जाएगा एलिप्स है या क्या है। एलिप्स की यदि इक्वेशन है तो हमें ये भी पता लग गया ऑब्लिक एलिप्स है, सेंटर ओरिजिन पर है। तो बिल्कुल चूकना ही नहीं है, पोलर फॉर्म में जाके इजीली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा अपन ने यहाँ पर किया है, इंटीग्रेशन के अंदर फंसना नहीं है, लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा। इवन मेरे को यदि एलिप्स ड्रॉ भी करना है तो मैं एलिप्स अब बना भी सकता हूँ। कारण देखो, ओरिजिन से दूरी मैक्सिमम कब होगी, ओरिजिन से दूरी मैक्सिमम होगी मेरे पास में जब sin 2 थीटा -1 होता है। जब 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा -π/2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, -π/4, मतलब -π/4 पे मैक्सिमम है ना। और मिनिमम कब होगी बच्चों, जब sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, जब sin 2 थीटा हो जाएगा 1 के बराबर, मतलब 2 थीटा π/2 है, मतलब π/4 पे मिनिमम है। तो भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, π/4 पे मिनिमम है, मतलब इसकी मेजर एक्सिस हो जाएगी y बराबर -x। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, y बराबर -x। और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी y बराबर x। और जो मेरा एलिप्स बनेगा बच्चों वो इस प्रकार का बन जाएगा। ऑब्लिक एलिप्स बन रहा है ना। A is 1 and B is 1/√5. So area of ellipse is pi AB, मतलब pi by √5. pi by √5 is the correct answer. Yes बच्चों,
पाई बाय रूट 5। ठीक है, आज मेरे को आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं आप क्या बता रहे हो, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे हमें एरिया निकालना है किसी लूप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कई सारे लाया था, मजा आता यदि मेरे को आपके कमेंट दिखते। कोई नहीं, मंडे को करेंगे अपन और बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के तगड़े तगड़े। फिलहाल देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है एरिया सेटिस्फाइंग एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस एक्स प्लस वाई का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फिलहाल पहले अपन इसको इग्नोर करते हैं, एक बार पहले हम केवल हमारी जो पहली इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे हमें x माइनस वाई का मॉड प्लस x प्लस वाई का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 8 वाला इक्वेशन प्लॉट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों, सीखो चीजों को, कैसे हम यहां पर अप्लाई करेंगे चीजों को। तो देखिए जैसे हम ये तो बनाते ही थे, देखो मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 बनाते थे हम। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 हमने बनाया है, बहुत बार बनाया है। ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का जो कर्व है बच्चों, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का जो कर्व है, ध्यान से समझना। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के कर्व में हम लोग क्या करते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 का कर्व जो है, पहले हम एक काम करते हैं, मॉड मॉड भूल जाते हैं, केवल एक्स प्लस वाई बराबर 1 बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर हम x पर मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव x को भूल जाओ, जैसा पॉजिटिव x में वैसा नेगेटिव x में। मतलब इस तरह का आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी से लेकर कई बार रिवीजन में हमने ऐसे ग्राफ बनाया है। तो यू ऑल नो, मैं ये मान के चलता हूं कि मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 का ग्राफ बनाना आप सभी बच्चों को आता है ना। इस तरह का एक ग्राफ बनता है। अब आप इस ग्राफ के अंदर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, ऑब्जर्व करवाता हूं क्या चीज है इसके अंदर। देखो आप, जैसे मेरे पास में कहीं पर भी कोई पॉइंट मैंने ले लिया x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, तो एक ये लाइन है मेरे पास में, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y बराबर 0, मतलब इसके मॉड के अंदर वाली चीज बराबर 0, ये लाइन हो गई y बराबर 0। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, इसके मॉड के अंदर वाला जो है उसको 0 के इक्वेट कर दो, तो y एक्सिस की इक्वेशन हो गई x बराबर 0। करेक्ट। नाउ अब देखिए ये क्या हो गया, x, व्हाट इज मॉड x, मॉड x मींस पॉइंट x कॉमा y की y एक्सिस से दूरी। क्लियर है। और दूसरा है मेरे पास में y का मतलब क्या हो गया, पॉइंट x कॉमा y की x एक्सिस से दूरी इज इक्वल टू 1, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ये इसके अंदर यदि मैं देख लूं, देखते ही मुझे पता लग जाए कि जो मेरे पास में मॉड के अंदर वाली दो इक्वेशंस है, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या, पहला ऑब्जर्वेशन तो। और परपेंडिकुलर हुई तो बोनस क्वेश्चन है, फोकट के नंबर है बच्चों, बोनस क्वेश्चन। यहां पर भी देखो आप, यदि मैं इस कर्व को ध्यान से देखूं तो बिल्कुल बच्चों मेरे को क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक है y बराबर x और एक है y बराबर माइनस x, है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर ये जो चीज होती है ना, इसको डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कि मुझे पता है कोई भी पॉइंट है x1 y1, उसकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट की लाइन से दूरी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो देखना, मेरी बात सुनना, यहां पर मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइन बना दी पहले। बिल्कुल, एक है मेरे पास में y बराबर x, मतलब x माइनस वाई बराबर 0, और एक लाइन है मेरे पास में x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब आप देखिएगा, क्या मैं इसी कर्व को लिख सकता हूं, x माइनस वाई अपॉन रूट 2 का मॉड प्लस x प्लस वाई अपॉन रूट 2 का मॉड, x माइनस वाई अपॉन रूट 2 का मॉड प्लस x प्लस वाई अपॉन रूट 2 का मॉड बराबर 4 रूट 2। आप थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक पॉइंट P x कॉमा वाई इस प्रकार से घूम रहा है कि ये क्या हो गया, P पॉइंट x कॉमा वाई की x माइनस वाई बराबर 0 लाइन से डिस्टेंस, यही तो होती है x माइनस वाई बाय रूट 2। और ये क्या बन गया मेरे पास में, ये बन गया
पी एक्स कॉमा वाई की x प्लस वाई बराबर 0 लाइन से डिस्टेंस, है ना, कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई की इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन रूट टू। क्लियर है? तो अब मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि ये चीज भी यही है। ये क्या है, कोई भी पॉइंट है x कॉमा वाई, x मतलब उसकी x एक्सिस से दूरी, x बराबर 0 से दूरी, ठीक है, और y मतलब उसकी y बराबर 0 से दूरी बराबर 1, है ना। तो हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही चीज हमने यहां पे अप्लाई करने की कोशिश की, तो दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई, x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0। ये हो गया x माइनस वाई अपॉन रूट टू, मतलब x कॉमा वाई की x माइनस वाई बराबर 0 से डिस्टेंस। ये हो गया x कॉमा वाई पॉइंट की x प्लस वाई बराबर 0 से डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 4 रूट टू। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 रूट टू है, बराबर 4 रूट टू कर दो, 4 रूट टू कर दो, चलो इसी तरह का ग्राफ बनेगा। ये हो गया मेरा 4 रूट टू, ये हो गया मेरा 4 रूट टू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा मेरे पास में हाफ इंटू 4 रूट टू इंटू 4 रूट टू। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरे पास में हाफ इंटू 4 रूट टू इंटू 4 रूट टू, 16 एक एरिया है ट्राइंगल का। तो टोटल मेरे पास में एंक्लोज्ड फिगर में 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो 4 रूट टू सॉरी कितना आया था मेरे पास में 16 4 जा 64 स्क्वायर यूनिट्स। तो जब मैं केवल इस कर्व की बात करूं तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास में 64 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो इस तरह से घबराना नहीं है, कोई भी इस तरह का कर्व आता है तो हमें ऐसे सोचना है, पहले देखो मॉड के अंदर जो वेरिएबल है एक्स वाई में और दूसरे मॉड में जो वेरिएबल है एक्स वाई में, यदि मैं उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानूं तो पहले चेक करो क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो बोनस सवाल है, फोकट के नंबर है। परपेंडिकुलर नहीं है उसके अप्रोच भी अपन मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं जो चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो। यदि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या करो, दो परपेंडिकुलर लाइन बना दी। पहली लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0, परपेंडिकुलर लाइन है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर हमें मॉड के अंदर क्या चीज लेनी है, पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस के फॉर्म में बनाना है। नहीं भी दिया हुआ है तो हमने देखा यहां पे कमी क्या है, केवल रूट टू की कमी है, तो वहां से रूट टू उठा के नीचे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनिपुलेशन कर लिया आपने, मैनिपुलेशन करने के पश्चात इस फॉर्म में जब मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हुई तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, x माइनस वाई अपॉन रूट टू, मतलब x कॉमा वाई पॉइंट की x माइनस वाई, x कॉमा वाई पॉइंट की x माइनस वाई बराबर 0 से डिस्टेंस, x कॉमा वाई पॉइंट की x प्लस वाई बराबर 0 से डिस्टेंस बराबर 8 रूट टू। तो वही चीज इसी प्रकार की एक कर्व बन गया। तो अब इसका यदि मेरे को कर्व बनाना है तो देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन है y बराबर x और ये है y बराबर माइनस एक्स। तो ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, y बराबर x ऐसी होती है। तो इस कर्व को ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये हमारा ओरिजिनल y एक्सिस, ओरिजिनल x एक्सिस, है ना। y बराबर x और माइनस एक्स पे बनाना है तो बिल्कुल ये कर्व बनेगा x बराबर, ये जो मेरे पास में बनेगा ना, इसके अंदर ये एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर की जो लाइंस है वो होगी x बराबर प्लस माइनस 4 और y बराबर प्लस माइनस 4। बच्चों x बराबर प्लस माइनस 4 और y बराबर प्लस माइनस 4, है ना। बिल्कुल आप रख के देख लो, x4 यहां पे रखा, है ना। यहां पर ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x को 4 रख दिया, y कुछ भी हो सकता है, x को 4 रखूंगा तो हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये क्लियर है। तो ये हमारा बोनस क्वेश्चन बनता है यदि इस प्रकार का आता है तो ध्यान रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आज करा नहीं पाया हूं, टाइम हमारा लगभग हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, जल्दी से उसको आप ट्राई करो, है ना। जल्दी से ये देखो और इसका आंसर बताओ आप मेरे को तुरंत। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई का मॉड प्लस x माइनस वाई का मॉड यदि रूट टू से बड़ा है और 2 रूट टू से छोटा है तो फाइंड ऑल दोज एरिया दैट सेटिस्फाइंग बाय द पॉइंट x कॉमा y। x कॉमा y पॉइंट से संतुष्ट करने वाले सारे के सारा रीजन जो मेरे को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस रीजन का एरिया बताना है। तो बच्चों यहां पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, पहला मॉड के अंदर है x प्लस वाई, सेकेंड मॉड के अंदर मेरे पास में दिया हुआ है x माइनस वाई। तो हाँ, ये दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट टू से डिवाइड कर दूंगा। तो x प्लस वाई अपॉन रूट टू प्लस x माइनस वाई अपॉन रूट टू, ये चीज मेरी क्या हो गई बच्चों, 1 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी या बराबर।
समझ रहे हो? x प्लस वाई अपॉन रूट टू से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को मैंने। तो अब ये क्या हो गया देखो, अब मेरे दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। एक लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास में, x प्लस वाई बराबर 0 और एक हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट एक ऐसा गमन कर रहा है कि यह प्लस यह 1 से बड़ा या बराबर है, मतलब 1 डिस्टेंस करनी है। तो x प्लस वाई बराबर 1 जो अपन लाइन बनाते हैं ना y और x एक्सिस में, वैसे ही बना दो। और एक बार x प्लस वाई बराबर 2 वाली बना दो। ये एरिया जो होगा ना, ये आपका फेवरेबल एरिया है। इसके अंदर यदि इस रीजन में कोई भी पॉइंट x, y लाई करेगा तो उसके लिए 100% x प्लस वाई का मॉड प्लस x माइनस वाई का मॉड क्या होगा, √2 से बड़ा या बराबर होगा और 2√2 से छोटा या बराबर होगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स ऑफ बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 2 माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में 2 है, तो 2 इंटू 2 4/2, 4/2 कितना हो गया 2, और ये हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 1 हाफ, तो 2 माइनस हाफ हो गया 3/2, 3/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 इंटू 4 हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, तुरंत आंसर आ गया। किसी प्रकार के इंटीग्रेशन ने मॉड वॉड की प्रॉपर्टी हमारे को याद ही नहीं रखनी, इसमें केवल ये ट्रिक काम आएगी। क्या करना है हमारे को, दो वेरिएबल्स अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में और मॉड के समेशन के फॉर्म में गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मॉड के अंदर जो वेरिएबल है यदि मैं उसको 0 मानूं तो जो दो इक्वेशन मिल रही है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। ठीक है, मंडे को आपके लिए मैं और कई सारी चीजें लेके आऊंगा, खूब सारे इक्वेशन लेके आऊंगा। आज कई सारे क्वेश्चन लाया था लेकिन वो डिस्कस हो नहीं पाए। ठीक है, वो अपन मंडे को डिस्कस करेंगे बच्चों। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, आप चाहो तो इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस वाई प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और x की रेंज में दे रहा हूं 0 से 2 ओपन इंटरवल बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर परसों मिलते हैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच।